Hello students, welcome to Fascinating Physics. It is my first lecture on friction और इस लेक्चर में फ्रिक्शन का जितना भी टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए फ्रिक्शन होता क्या है। देखिए आप लोग जैसे चलते हैं सरफेस पे, ओके, ज़मीन पे जब चलते हैं तो वहाँ पे क्या अप्लाई होता है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। जो भी बॉडी सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहता है तब उस पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। ओके, और जब आप स्पेस में रहेंगे तो स्पेस में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा कि नहीं होगा। वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कोई अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे कोई सरफेस नहीं है आपको क्या करने के लिए, फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पे अप्लाई करने के लिए कोई सरफेस की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स आता है। अगर सरफेस के कांटेक्ट में आप नहीं हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है, सबसे पहले देखिए डेफिनेशन। व्हेनेवर ए बॉडी मूव्स और स्लाइड्स ओवर अनदर सरफेस देन एन ऑपोजिंग फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। दिस फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली टू द इंटरफेस ऑफ टू बॉडी। तो बोल रहे हैं कि जब एक बॉडी मूव करता है या फिर स्लाइड करता है दूसरे सरफेस के ऊपर, मान लीजिए एक बॉडी है और एक बॉडी, दोनों बॉडी, ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर है, तो ये जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब ये बॉडी को जब हम लोग मूव करवाएंगे, कौन से सरफेस के ऊपर, नीचे वाले सरफेस के ऊपर, जब हम लोग पहले वाले बॉडी को मूव करवाएंगे तो क्या होगा, एक ओपोजिंग फोर्स अप्लाई होगा। जिस तरफ मोशन होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो ऑपोजिंग फोर्स होगा और वही फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखिए इसके थ्योरी में जाएंगे और हम लोग जानेंगे कि कब फोर्स ज़्यादा होता है फ्रिक्शनल फोर्स का और कब कम होता है, कौन से सरफेस के लिए ज़्यादा होता है, कौन से सरफेस के लिए कम होता है। ओके, तो देखिए जब रफ बॉडी हम लोग ले रहे हैं, कैसा है, ये दोनों बॉडी रफ है, प्लेन नहीं है। प्लेन बॉडी का मतलब क्या होता है, प्लेन मतलब इस बॉडी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये प्लेन बॉडी है, ये रफ है, ये रफ बॉडी है, ये प्लेन है। तो जब हम लोग रफ बॉडी लिए तो रफ बॉडी में अब हम लोग जब इसको मोशन करवाएंगे इसके ऊपर तो ये क्या होगा, इसका एरिया इसके कांटेक्ट में आएगा, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे और कांटेक्ट में आएंगे। लेकिन जितना भी हम लोग ज्वाइंट कर दें तो ये रफ सरफेस है, इसलिए इसका कुछ ही एरिया इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि जब इसको कांटेक्ट में करेंगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या होगा, कांटेक्ट में नहीं आएगा क्योंकि ऊपर नीचे है। लेकिन प्लेन सरफेस को जब हम लोग एक दूसरे के ऊपर मोशन करवाएंगे, ये इसको हम लोग इधर इसके ऊपर लाएंगे और इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे और इसको मोशन करवाएंगे आगे की तरफ, तो क्या होगा, इसका सारा जो एरिया है, इसका सारा एरिया दोनों कांटेक्ट में रहेगा। तो अब फ्रिक्शनल फोर्स इसमें ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, किसमें ज़्यादा कठिन होगा मोशन करवाना, इसमें ईजी होगा मोशन करवाना और इसमें कठिन होगा मोशन करवाना। इसमें हम लोग जब इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स मान लीजिए अप्लाई किए और इसको हम लोग मोशन करवाए इसके ऊपर, तो क्या होगा, बहुत इजी, मतलब बहुत आसानी से चला जाएगा। लेकिन यहाँ ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा मोशन करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कम अप्लाई हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब जिस बॉडी को मोशन करवाएंगे और जिस बॉडी के ऊपर मोशन करवाएंगे, इन दोनों बॉडी का जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा रहता है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा रहता है, इसमें ज़्यादा है इसमें कम है। ओके, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। इफ़ टू प्लेन बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट देन ईच अदर देन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज लार्जर। ओके, प्लेन बॉडी के लिए एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट लार्जर है, देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लार्जर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहला फैक्टर है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, दोनों सरफेस का कितना एरिया एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कांटेक्ट में है और कितने कांटेक्ट में नहीं है। जितना ज़्यादा कांटेक्ट में होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा और उतना ज़्यादा मोशन नहीं होगा, उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा मोशन करवाने के लिए। ओके, नॉर्मल फोर्सेस विद द सरफेसेस आर बीइंग प्रेस्ड टुगेदर। और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स हम लोग जानते हैं
कोई बॉडी जब दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में होता है तो वो एक्शन फोर्स की वजह से एक दूसरे पर क्या करेंगे, रिएक्शन फोर्स मतलब नॉर्मल फोर्स या फिर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे। ए रिएक्शन फोर्स इस पे अप्लाई करेगा, ए रिएक्शन फोर्स इस तरफ इस पे अप्लाई करेगा। ओके, तो ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि नॉर्मल फोर्सेस विद द सरफेसेस आर बीइंग प्रेस्ड टुगेदर। अब देखिए, आपको थोड़ा तो आइडिया लगा होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। तो फ्रिक्शनल फोर्स 3 तरह का होता है, एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन, तीसरा है फ्लूइड फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में भी बहुत सारी चीज़ आ रहे हैं। अब देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन है क्या। द मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर एनदर सरफेस इज सेड टू बी स्लाइडिंग। द मोशन ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी का मोशन किसके ऊपर, एनदर सरफेस, दूसरे सरफेस के ऊपर, इज सेड टू बी स्लाइडिंग, उसको क्या कहा जाता है, स्लाइडिंग कहा जाता है। इफ़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ फर्स्ट बॉडी विथ अदर ऑलवेज रिमेन्स सेम, जब पहले बॉडी का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट दूसरे बॉडी के साथ रिमेन सेम रहता है। मतलब समझ में आया। देखिए यहाँ पर ये बॉडी है जो यहाँ पे ऐसे लिया गया है, इस सरफेस से सरफेस के ऊपर ये बॉडी लिया गया है, तो इसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है नीचे वाला पोर्शन और इसके साथ दोनों क्या है, सेम है। एरिया ऑफ कांटेक्ट रिमेन्स सेम दोनों सरफेस का, इसका सरफेस इस बॉडी का और ये नीचे जो प्लेन यहाँ पे दिख रहा है ये सरफेस, ये दोनों सरफेस का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है, मतलब इसका एरिया। अब ये मत कहिएगा कि ये पूरा एरिया यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, इस पूरा एरिया नहीं ले रहे हैं, जितना कांटेक्ट में आ रहा है बस उसी एरिया को कंसीडर करिए। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये पूरा एरिया हम लोग लेंगे, पूरा नहीं लेंगे। कांटेक्ट में कितना एरिया आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो इस प्लेन सरफेस का इतना एरिया लिए और यहाँ इस रेक्टेंगल का यहाँ से यहाँ तक का एरिया लिए, और ये दोनों एरिया का इतना से इतना एरिया जो है वो क्या है, टोटली सेम हो रहा है, टोटली कांटेक्ट में है। जब टोटली कांटेक्ट में होता है, जब पॉइंट एरिया ऑफ कांटेक्ट रिमेन्स सेम दोनों बॉडी का, दोनों सरफेस मतलब इस सरफेस का और इस सरफेस का, तब क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एप्लीकेबल होता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन एप्लीकेबल इसमें होगा। ओके, then the force of friction which comes into play is called sliding friction when the area of contact of between both surfaces remains same। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग अब फोर्स देखेंगे कि बॉडी पे कितने फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। एक तो देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ वेट mg आ रहा है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, ऊपर जा रहा है रिएक्शन फोर्स। ओके, और इधर क्या है, अप्लाइड फोर्स, यहाँ पे लोड दे दिया है, तो लोड की वजह से क्या होगा, खींचेगा ना इस बॉडी को, इसलिए यहाँ पे लोड दे दिए हैं, तो इधर अप्लाइड फोर्स बोला जा रहा है P। और इस हम लोग जानते हैं जब कोई भी बॉडी को मोशन करवाया जाता है, कब, जब अप्लाइड फोर्स बाहर, एक्सटर्नल फोर्स या फिर अप्लाइड फोर्स, दोनों एक ही चीज़ है। जब हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स इधर दिए तो इसको ओपोज करने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स इसके ओपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ओके, ओपोजिट डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में, लेकिन अभी ये रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो फोर्स हैं ये सारे इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब एक दूसरे के साथ सेम है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये दोनों सेम है। R इक्वल्स टू mg हो जा रहा है और F इक्वल्स टू P हो जा रहा है, तभी तो मोशन नहीं कर रहा है। अब बताइए, आप अगर बैठे हुए हैं, दोनों तरफ से कोई आदमी खींचे आपको, तो आप रेस्ट में ही रहेंगे ना, मोशन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि और दोनों का फोर्स अगर सेम रहा। ओके, आप मान लीजिए यहाँ पे हैं, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, तो आप कैसे मोशन करेंगे। और F इक्वल्स टू P है, दोनों सेम फोर्स दे रहे हैं, तो आप मोशन नहीं करेंगे। अगर ये ज़्यादा फोर्स दिया तो इसकी तरफ मोशन कर जाएंगे, अगर ये ज़्यादा हुआ तो इसकी तरफ मोशन कर जाएंगे। तो अब देखिए क्या हो रहा है, mg नीचे की तरफ जो कि इसके साथ बराबर में है और F जो है P के साथ बराबर में है, तो मोशन नहीं कर रहा है। और इसी केस में जब क्या होता है, F और P अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स ये दोनों सेम हो जाते हैं, तब जो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आता है F क्या है, तब F का जो भी वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन इज कॉल्ड, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ही बोल रहे हैं। इसी केस में जब F इक्वल्स टू P होगा, कौन से केस के लिए, F इक्वल्स टू P, F मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, देन द फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन इज सेड टू बी स्टैटिक फ्रिक्शन इफ
force of friction. F is the force of friction is equal to applied force P. ओके, अब देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। लिमिटिंग फ्रिक्शन भी इसी से रिलेटेड है, किसके साथ, स्टैटिक के साथ। देखिए जब तक दोनों बराबर रहा कोई मोशन नहीं है। लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, इससे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू नहीं हो सकता। कोई भी, जैसे इस सरफेस के लिए कंसीडर करें, हर एक सरफेस के लिए अलग अलग फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग होता है। तो अगर हम लोग इस सरफेस के लिए कंसीडर करेंगे तो मान लीजिए एफ मैक्स मतलब क्या है, एफ मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू किसका, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एफ मैक्स लिखा जा रहा है। एफ मैक्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है समझ में आ गया, मैक्सिमम वैल्यू है। अब देखिए ग्राफ से समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ पे एफ लिया गया है फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू और यहाँ पे अप्लाइड फोर्स पी का वैल्यू। फिर ग्राफ में फिर फिगर में देख लीजिए, पी क्या है, अप्लाइड फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब दोनों का ग्राफ किया जा रहा है एफ और पी के बीच में। ओके, एफ इधर है, पी इधर है। अब देखिए जब हम लोग अप्लाई किए फोर्स, उसके साथ फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज होता गया धीरे धीरे, लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू आया। उसके बाद देखा गया कि चाहे हम लोग अप्लाइड फोर्स को बढ़ा क्यों न दें, लेकिन वो इंक्रीज नहीं करके वो डिक्रीज होने लगा। पी के यहाँ से जब पी इंक्रीज हुआ तो वो डिक्रीज होने लगा। डिक्रीज होने का मतलब है कि ये बढ़ गया, ए बढ़ा लेकिन ये घट गया। कौन घटा, फ्रिक्शनल फोर्स एफ घटा। घटने के वजह से जो मोशन है वो शुरू हो गया। मतलब ये बॉडी अब मोशन करने लगेगा कब, जब पी मतलब जानते हैं अप्लाइड फोर्स जब ग्रेटर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा एफ मैक्स से। एफ मैक्स मतलब लिमिटिंग फोर्स का वैल्यू है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू है। जब इससे ज़्यादा हो जाएगा पी है, जब पी का ये क्या है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू है। जब इससे ज़्यादा हो गया तो वो कम हो गया, एफ कम हो गया और इसके वजह से मोशन करने लगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन पता चला आपको क्या है। तो ओ बी जो है वो क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है कैपिटल एफ। यहाँ पे जो ओ सी है वो है डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन अब देखिए इसी में आ रहा है। डायनामिक फ्रिक्शन क्या है, डायनामिक फ्रिक्शन इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले बिटवीन। ये क्या होता है, प्ले होता है दोनों सरफेस के बीच में। ये डायनामिक फ्रिक्शन जो है अप्लाई होता है इन दोनों सरफेस के बीच में कब, व्हेन देयर इज सम रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। जब ये मोशन शुरू हो जाता है तब जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है उस फ्रिक्शन को बोला जाता है डायनामिक फ्रिक्शन। अब देखिए ग्राफ में मोशन कब होगा, जब एक कम हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन जब कम हो गया तो यहाँ पे मोशन करने लगा बॉडी। यहाँ पे जो ये बॉडी ऊपर देख रहे हैं वो बॉडी खींच रहा था जो नीचे लोड, वो बॉडी नीचे की तरफ आने लगा। कब आने लगा, जब एक कम हो गया। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ पे लिया गया है ओ सी मतलब इससे नीचे हो जाएगा। अब ओ सी जो है वो क्या है, डायनामिक फ्रिक्शन का वैल्यू है। देखिए ग्राफ में आप लोग, ओ सी जो है वो डायनामिक फ्रिक्शन का वैल्यू है। अब देखिए, देख लीजिएगा आप लोग। ओके, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या क्या आ गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, डायनामिक फ्रिक्शन क्या होता है। ओके, अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए पेयर ऑफ surfaces in contact is defined as the ratio between the force of limiting friction F to the normal reaction R is denoted by mu. Mu equals to F by R. तो यहाँ पे एक फिगर, ये फिगर देख लेंगे हम लोग तो पता चल जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है रेशियो मतलब डिवाइड फॉर्म में है। किसका किसका डिवाइड है, रेशियो ऑफ एफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन। इस दोनों फोर्स का जो रेशियो है एफ बाई आर, उसको क्या कहा जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसको म्यू लिखा जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो बिटवीन एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन।
नॉर्मल फोर्स, आर इज द नॉर्मल फोर्स। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। ओके, एफ फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर के ऊपर, कि कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस है कि रफ सरफेस है। ओके, अब देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल निकालेंगे फ्रिक्शन का, कितने एंगल में फ्रिक्शन अप्लाई होता है बॉडी पे, वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम फिगर लिया गया है। ओके, एक बॉडी है इस सरफेस के ऊपर और यहाँ पे ऊपर आर अप्लाई हो रहा है, नीचे mg, इधर p, इधर f। और देखिए ये दोनों फोर्स हैं। फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई हो रहा है, वेक्टर एरो द्वारा डिनोट किया जा रहा है, और इधर एक फोर्स है जो कि एरो है, एरो से डिनोट किया जा रहा है। ये दोनों फोर्स हैं। हम लोग जानते हैं, पैरेललोग्राम्स लॉ पढ़े हैं। पैरेललोग्राम्स लॉ में जब दो वेक्टर इस डायरेक्शन में रहते हैं तो इसका जो डायगोनल होता है वो क्या देता है, रिजल्टेंट वेक्टर देता है। तो ये दोनों फोर्स हैं, इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ये ओ पॉइंट है, तो ओ ए फोर्स और ओ बी फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा ओ सी फोर्स। तो ओ सी इज़ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ओ ए, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, ओ बी मतलब नॉर्मल फोर्स और रिएक्शन फोर्स। तो अब एंगल यहाँ पे जो फोर्स ड्रॉ कर दिए हम लोग, तो अब मीट करवा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। अच्छे से फिगर बनानी है, क्या होगा, पैरेललोग्राम बनेगा। ओके, अब देखिए पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये दोनों साइड सेम होंगे और ये दोनों साइड सेम होंगे। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एंगल देखेंगे, इस रिजल्टेंट फोर्स के और नॉर्मल फोर्स के बीच में थीटा है, कितना है, थीटा है, और इस थीटा को कहा जाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स, किसका रिजल्टेंट फोर्स, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स और रिएक्शन फोर्स के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। इन ट्राइंगल ओबीसी, अगर हम लोग ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ओ बी सी में अगर हम लोग टेन थीटा निकालेंगे, कितना निकालेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, पी बाई बी। इस ट्राइंगल में पी कौन है, ए है, ओ बी बाय बी कौन है, सी बी। तो कितना हो जाएगा, पी कौन है, पी है बी ओ बी, इन ट्राइंगल ओ बी सी। अच्छा हाँ, ऐसे ले रहा है, 90 डिग्री कौन सा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री ये है, ये 90 डिग्री है, तो इसलिए हम लोग ऐसे कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे पी कौन है, पी ए है और बी ए है, सी बी बाय ओ बी, सी बी बाय ओ बी। तो सी बी को हम लोग लिख सकते हैं ए ओ, लिख सकते हैं पैरेललोग्राम के वजह से। तो सी बी के बदले हम लोग लिख दिए ओ ए बाय ओ बी। ओ ए क्या है, ओ ए इज़ एफ, ओ बी क्या है, आर, एफ बाय आर। पहले देखिए हम लोग निकाले थे एफ बाय आर म्यू होता है, तो एफ बाय आर यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या आया, यहाँ पे क्या आया, एफ बाय आर को म्यू लिख सकते हैं। तो म्यू इक्वल्स टू कितना हो गया, म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा हो गया। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हम लोग पढ़े थे, म्यू इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और म्यू किसके बराबर हुआ, टेन थीटा के बराबर हुआ। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। ओके, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन है, थीटा। थीटा कहाँ है, देख लीजिए फिगर में, कौन है थीटा, किसके बीच में एंगल है, आर और रिजल्टेंट फोर्स के बीच में। रिजल्टेंट फोर्स कौन, ए, किसका रिजल्टेंट, ये फोर्स, और इस फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स ए फोर्स। ओके, क्लियर, डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। अब देखिए एंगल ऑफ रिपोज, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज। देखिए एंगल ऑफ रिपोज क्या है। अब इसके लिए हम लोगों को लेना पड़ेगा इंक्लाइंड प्लेन। क्या लेना पड़ेगा, इंक्लाइंड प्लेन। बिना इंक्लाइंड प्लेन लिए हम लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए इंक्लाइंड प्लेन कैसे लेके किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या है, जैसे हम लोग वहाँ पे ले रहे थे, कैसा ले रहे थे,
दोनों सरफेस इस तरीके से थे। एक बॉडी को हम लोग इस सरफेस के ऊपर अगर रखेंगे तो ये बॉडी इसके साथ कोई एंगल में है क्या? ये तो पूरा 0 डिग्री में है। ओके, कितने में है? पैरेलल में है, 0 डिग्री में है। लेकिन जब इस बॉडी को नीचे वाला सरफेस ये है, ठीक है, और ये है जिस प्लेन में है वो बॉडी, लेकिन जो एक्चुअल सरफेस है वो नीचे है। मतलब आप समझ रहे हैं? मान लीजिए एक टेबल ले लीजिए। ओके, टेबल में आप लोग, ये टेबल का एक्चुअल टेबल का सरफेस है और वहाँ पे एक बुक को इस तरीके से इंक्लाइन करवा दीजिए। ओके, एक एंगल में, मतलब टेबल के ऊपर बुक को इस तरीके से रख दीजिए और उस बुक के ऊपर एक रबर को रख दीजिए। ओके, तो अब देखिए इसका मतलब जो ऊपर बुक है वो एक एंगल में है, किसके साथ? नीचे वाले प्लेन के साथ। मतलब एक्चुअल कौन सा प्लेन? टेबल के साथ, वो अल्फा एंगल में है। तो इसको क्या कहते हैं? तो ये प्लेन को इंक्लाइंड प्लेन कहेंगे। अगर बुक को हम लोग ऐसे सीधा सीधा रख दिए इसके ऊपर और उसके ऊपर रबर रखें तो वो इंक्लाइंड प्लेन नहीं, ये इंक्लाइंड प्लेन नहीं है। जब हम लोग एक एंगल में रहेगा वो प्लेन एक दूसरे प्लेन के ऊपर, तो उसको कहा जाता है इंक्लाइंड प्लेन। तो हम लोग यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन लिए और यहाँ पे एक बॉडी को रखें। तो अब देखिए यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई होगा जो इसमें अप्लाई होता था, नीचे mg, ऊपर r, इधर f, उधर p। तो इस तरीके से इधर अप्लाई हो रहा है, इधर f लिखा जा रहा है। यहाँ पे f क्या है? अप्लाइड फोर्स है, जो कि हम लोग वहाँ पे p लिख रहे थे। नो 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 नो, ओके, ये ठीक है, f है, सही है। यहाँ पे देखिए mg जो है नीचे की तरफ एक्ट होता है, तो mg जो है बॉडी तो किस तरह इधर है, लेकिन फिर भी mg हमेशा मेन अर्थ के तरफ जाता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर रहता है? अर्थ है, अर्थ का सरफेस अर्थ की तरफ आएगा। चाहे बॉडी को आप ऐसे रखिए, चाहे आप बॉडी को कैसे भी रखिए, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ रहता है। तो इसीलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ आया। और जो नॉर्मल फोर्स है वो किधर रहेगा? नॉर्मल फोर्स किसके वजह से होता है? कॉन्टैक्ट की वजह से। इन दोनों का कॉन्टैक्ट में है, कॉन्टैक्ट की वजह से नॉर्मल फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। नीचे mg और r ऊपर, और बॉडी किधर मोशन करेगा? नीचे की तरफ। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा? ऊपर की तरफ। बॉडी जिधर मोशन करेगा फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। बॉडी का मोशन इधर ही होगा, देख के पता चल रहा है इधर होगा, तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो अब देखिए ये जो mg है, हम लोग यहाँ पे इसको रिजोल्व करेंगे। mg क्या है? एक फोर्स है, फोर्स इज ए वेक्टर। तो एक वेक्टर को हम लोग क्या कर देंगे? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम लोग रिजोल्व किए हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, वेक्टर के चैप्टर में। तो यहाँ पे जो वेक्टर mg है इसको हम लोग रिजोल्व करेंगे। तो इसका कितना कंपोनेंट आएगा? 2 कंपोनेंट, एक एक्स एक्सिस के अलोंग में और एक वाई एक्सिस के अलोंग में। तो ये जो होगा अल्फा एंगल के साथ, ये होगा एक्स एक्सिस के अलोंग में और ये होगा वाई एक्सिस के अलोंग में। एक्स एक्सिस के अलोंग में ये क्या है? mg कोस अल्फा, और ये वाई एक्सिस के अलोंग में mg साइन अल्फा। कैसे रिजोल्व किया जाता है वेक्टर, आप पीछे जाके देख लीजिएगा। कोई भी वेक्टर रहता है तो वो ऐसी तरीके से रिजोल्व होता है। ओके, एक होता है एक्स एक्सिस से पैरेलल होता है, और ये है एक्स एक्सिस से पैरेलल करके है, और ये वाई एक्सिस के साथ पैरेलल करके है। ये दोनों कंपोनेंट हैं। किसका कंपोनेंट? इस फोर्स का। इस फोर्स का 2 कंपोनेंट आया, एक इधर रहा और एक इधर रहा। एक रहा mg, इसको कोस लिखा गया क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल में है, इसलिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये अल्फा एंगल के साथ है ये वाला फोर्स। तो ये इसलिए mg को अल्फा लिखा गया, और जो इधर वाला है वो mg साइन अल्फा लिखा गया। अब देखिए, अब ये बॉडी रेस्ट में है, मतलब यहाँ पे बॉडी नीचे की मोशन नहीं हो रहा है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि किसके बराबर है? इसके बराबर है। रेस्ट में है मतलब इक्विलिब्रियम में है, मतलब फोर्स दोनों सेम है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एफ, ये जो एफ इधर अप्लाई हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर हो रहा है? इसका जो कंपोनेंट है इधर वाला mg साइन अल्फा। एफ इक्वल्स टू mg साइन अल्फा, एंड ये जो आर है ऊपर वाला वो किसके बराबर हो जा रहा है? इस कंपोनेंट के बराबर, mg कोस अल्फा। आर इक्वल्स टू mg कोस अल्फा, तभी तो रेस्ट में है, मोशन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो एफ है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता, ठीक है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है। जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से एक कम होगा फ्रिक्शनल फोर्स, और एक कम कब होगा? जब mg साइन अल्फा, जो हम लोग इस फोर्स को बढ़ा देंगे
ये फोर्स कब बढ़ेगा, ये भी बात है कि ये फोर्स जब बढ़ा देंगे तो ये घट जाएगा और इमोशन करने लगेगा। लेकिन mg साइन अल्फा कब बढ़ेगा, mg साइन अल्फा जो ये है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, mg तो वही रहेगा। इसमें तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, m मास भी कांस्टेंट है, हम लोग m में कुछ नहीं कर सकते g में, लेकिन साइन अल्फा में कर सकते हैं। जो अल्फा एंगल है, अगर हम लोग इस एंगल को बढ़ा दिए, हम लोग उस बुक को हल्का सा और उठा दिए तो वो तुरंत नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब जो अल्फा है वो अगर इंक्रीज हो जाए तो ये वैल्यू साइन अल्फा का बढ़ जाएगा, और साइन अल्फा बढ़ा तो ये फोर्स बढ़ा, ये फोर्स बढ़ा तो ये डिक्रीज कर जाएगा और बॉडी मोशन करने लगेगा। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंक्लाइनेशन, इसका मोशन बॉडी का, अल्फा। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, मतलब जो मोशन है वो डिपेंड करता है अल्फा के ऊपर, एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर। बस वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। देखिए क्या किया गया है, दोनों इक्वेशन समझ में आया कैसे इक्वल किया गया, रेस्ट में है इसलिए इक्विलिब्रियम में है, इसलिए फोर्स को इक्वल में लिख सकते हैं। अब देखिए अगर डिवाइड कर दिए दोनों इक्वेशन को तो mg साइन अल्फा बाई mg कोस अल्फा इक्वल्स टू f बाई आर, और f बाई आर क्या होता है, म्यू होता है, कोएफिशिएंट ऑफ, पीछे पढ़ाए हैं, कोएफिशिएंट ऑफ क्या, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए f बाई आर इक्वल्स टू म्यू, तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे mg कटा साइन अल्फा बाई कोस अल्फा टेन अल्फा इक्वल्स टू म्यू आ गया। अब हम लोग म्यू जानते हैं क्या होता है, टेन थीटा के बराबर होता है पीछे, थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो हम लोग टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा लिख सकते हैं, टेन टेन कटा अल्फा इक्वल टू थीटा। इसका मतलब जो अल्फा इज द एंगल ऑफ रिपोज दैट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। जब हम लोग अल्फा को इंक्रीज कर देंगे तो ए बढ़ जाएगा, ए बढ़ने की वजह से मोशन होने लगेगा। ओके, एंगल ऑफ रिपोज आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए रोलिंग फ्रिक्शन, व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, एक कौन सा फ्रिक्शन था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन था। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट था वो इन दोनों का, ऊपर वाला सरफेस नीचे वाले दोनों का सेम था, लेकिन जो रोलिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन के केस में इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इसके सेम नहीं रहता। ओके, वो क्या होता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या रहता है, चेंजिंग रहता है। ओके, चेंज होता रहता है, इसलिए बॉडी रोल कर जाता है। इसलिए क्या कर जाता है, बॉडी रोल कर जाता है। मोशन ऑफ ए, देखिए मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर एनदर सरफेस इज सेड टू बी रोलिंग इफ इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। अगर ऊपर वाले सरफेस, ऊपर वाले बॉडी के सरफेस का जो एरिया का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसके साथ, वो कॉन्टीन्यूसली मतलब लगातार अगर चेंज हो और इसका सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है वो आगे की ओर हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स इसमें अप्लाई हो वो क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है। और यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम रहता है और वो चेंज होता रहता है, इसलिए यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है बहुत कम होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में वो बहुत ज़्यादा रहता है उसका वैल्यू, इसका वैल्यू जो है बहुत कम रहता है। तो यहाँ पे देखिए रोलिंग फ्रिक्शन इज वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल होता है किसके कंपेरिजन में, एज कंपेरिजन टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की अपेक्षा रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट इस केस में बहुत कम होता है। हम लोग जानते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, तो इट इज़ रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन जब कोई भी, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर। जब फ्लूइड में, फ्लूइड मतलब ऑयल ले लीजिए, मतलब ऑयल, तरल वस्तु, कोई भी तरल वस्तु पानी में कुछ मोशन करवा दीजिए या फिर आप पानी में तैरिए, तो वहाँ पे जब आप लिक्विड में मोशन करेंगे तो वो होगा, उसमें जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है बॉडी के मोशन के अगेंस्ट में, तो वो होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जब आप, यहाँ पे क्या है, फ्लूइड का क्या है, लहर है। ये लहर जो है आप जब मोशन करेंगे तो यहाँ पे आप जिस डायरेक्शन में मोशन करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लहर एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, थैंक यू टू ऑल। अब नेक्स्ट हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में है, 12th के जितने भी मतलब सिलेबस में जो भी टॉपिक है सब हम कवर कर रहे हैं। ओके, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट करके।
लाइक सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ओके, थैंक यू टू ऑल।